नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप लोगों के साथ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर द ह्यूमन सेल्स के बारे में कुछ जानने, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ये जान चुके हैं कि सेल को कैसे डिफाइन करेंगे। लिविंग सेल्स दो टाइप्स की होती हैं। दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। हम लोग ये जान चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का क्या स्ट्रक्चर है और प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स से कैसे अलग है। हम दोनों सेल्स को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स का क्या स्ट्रक्चर है और यूकैरियोटिक सेल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। हम सभी को मालूम है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड या कहेंगे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके अंदर वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स भी पाई जाती हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अभी सिर्फ इतना ही जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स एक ऐसी लिविंग सेल्स है जिसके अंदर वेल डिफाइंड या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है एंड वेल डिफाइंड और वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स है। यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स हैं, कहाँ पाई जाती हैं, तो ये एनिमल के अंदर, प्लांट्स में, फंगस में, एल्गी में एटसेट्रा जो लिविंग बॉडी हैं वहाँ पे ये यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। हमारे इस स्टडी के अंदर हम मेनली ह्यूमन सेल्स के ऊपर स्ट्रेस देंगे, ह्यूमन सेल्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन ह्यूमन सेल्स को समझने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि प्लांट सेल्स और ह्यूमन सेल्स में क्या डिफरेंस है। तो प्लांट सेल जो होंगी उसमें सेल वॉल एक स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल जो प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं, लेकिन सेल वॉल ह्यूमन सेल्स में नहीं पाई जाएंगी। चलिए, तो ह्यूमन सेल्स का जो यूकैरियोटिक सेल्स है, जो ह्यूमन सेल्स हैं, सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से पार्ट्स होंगे। मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरे को हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म और तीसरे को हम लोग कहेंगे इट इज़ द न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इनके अलावा 2 पार्ट और पाई जाती हैं, उनको हम लोग कहेंगे, उनका नाम होगा वैक्यूल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो हम लोग इन 5 पार्ट के बारे में एक एक करके हर एक के स्ट्रक्चर को जानने की और इनके फंक्शंस को जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जानते हैं कि सेल होता क्या है, इनका फंक्शंस होता कैसे है। सेल अपने आप में एक यूनिट स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रक्चर है। अब बहुत सारे सेल्स मिल करके हमारे बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं और सेल का जो फंक्शंस है एग्जैक्टली वही फंक्शंस होती हैं जो एक गवर्नमेंट का फंक्शंस होता है, एक सत्ता का फंक्शन होता है, एक सरकार का फंक्शन होता है। मीन्स सेल अपने आप में एक गवर्नमेंट है। जिस तरह से हम जिस शहर में रहते हैं और उस शहर के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रोडवेज, पावर जनरेशन, इंडस्ट्रीज, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, बाउंड्री वॉल या उस शहर का एक जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ये सारी चीज़ें वेल डिफाइंड होती हैं जी किसी भी सिविलाइज सिटी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें सेल के अंदर भी पाई जाती हैं। मीन्स सेल का अपना एक बाउंड्री वॉल होगा, उसके अंदर अपने बहुत सारे सिस्टम होंगे जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे, कुछ सिस्टम होंगे जो वहाँ पे पावर जनरेट करेंगे, कुछ सिस्टम होंगे जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, कुछ सिस्टम होंगे जो इन सभी प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होंगे। लेकिन एक डिफरेंस है, यूजुअली आज के सिविलाइज सोसाइटी में जो हमारी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। मीन्स हर किसी को ये आज़ादी है कि किसी भी पॉइंट पे किसी भी तरह का कोई डिस्कशन या अपना तरफ से कोई भी एक्शन कर सकता है। लेकिन सेल के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है।
वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, मीन्स कि जो ऑर्डर दिया गया वो ऑर्डर सेल के पार्ट्स को फॉलो करना है और उनको वही फंक्शन परफॉर्म करना है जिसके लिए उन्हें असाइन किया गया है। और वहाँ पे भी एक सत्ता होगी जो अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन इशू करेगी कि इस ऑर्गन को ये फंक्शन परफॉर्म करना है और वो ऑर्गन उसी के अकॉर्डिंग इन वेल डिसिप्लिन्ड मैनर उस फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो आइए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं किस तरह से ये ऑर्गन या ये पार्ट, सेल के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो पार्ट्स उनका क्या स्ट्रक्चर है और वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं और उनको किस तरह से और कहाँ से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है टू परफॉर्म देयर ओन फंक्शंस। तो इनमें से जो सबसे पहला हम लोगों ने स्टडी किया, या हम लोग जो पहला पॉइंट आता है, हम लोगों ने तीन नाम स्टडी किया मेन, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आइए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनती हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और भी कुछ नाम हम दे सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। अब यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं मेम्ब्रेन। हम सभी को मालूम है मेम्ब्रेन को हिंदी में झिल्ली कहते हैं या एक थैली कहेंगे, एक ट्रांसपेरेंट डेलिकेट एंड थीन लेयर है और उस थीन लेयर का उन्होंने क्या नाम दिया, इट इज़ मेम्ब्रेन, या हम हिंदी में कहेंगे ये झिल्ली है, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि इट कैरी ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, कि जो सेल का जो कंस्टिट्यूएंट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। जिस तरह से हर एक शहर की एक अपनी बाउंड्री होती है, एक अपना डिफाइंड एरिया होता है और उस एरिया के अंदर जो कुछ भी है वो शहर का पार्ट होता है, ठीक उसी तरह से जो शहर का बाउंड्री है, यदि हम सेल को डिस्कस करेंगे तो सेल के अंदर जो उसका बाउंड्री वॉल है, ये बाउंड्री वॉल का हम लोग नाम देंगे इट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और इन न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पर एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं इट इज़ साइटोप्लाज्म। तो अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली 3 कंस्टिट्यूएंट्स की बनी होती हैं। एक को हम लोग कहेंगे लिपिड, दूसरा प्रोटीन और तीसरा कार्बोहाइड्रेट। स्लाइड पे आपको लिपिड लिखा हुआ है, प्रोटीन भी लिखा हुआ है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है, अभी हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे, जान लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। अब इसको आगे, अपने टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम अपने सब्जेक्ट से अलग होते हैं और हम ये जानते हैं कि लिपिड क्या है और प्रोटीन क्या है। आप जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिपिड्स का डिटेल स्टडी आप वहाँ करेंगे, वहीं पे आप प्रोटीन्स का भी डिटेल स्टडी करेंगे। इसके अलावा ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको लिपिड्स और प्रोटीन्स के बारे में कुछ बताया जाएगा। अभी सिर्फ इतना जान लें कि जो लिपिड है, ये लिपिड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या एक कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो कि फैटी एसिड्स की बनी हुई होती हैं। मीन्स कि लिपिड का जब हम केमिकल ब्रेक डाउन करेंगे तो इसका जो लास्ट पॉइंट आएगा दैट इज़ द फैटी एसिड्स, कि बहुत सारे फैटी एसिड्स आपस में मिलेंगे और जब ये आपस में मिलकर किसी एक नए कंपाउंड को फॉर्म करते हैं तब हम उसे कहते हैं इट इज़ लिपिड। ठीक इसी तरह से प्रोटीन को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन से भी जो लास्ट पॉइंट मिलेगा दैट इज़ द एमिनो एसिड्स। मीन्स कि बहुत सारे एमिनो एसिड्स से आपस में केमिकली यूनाइट होंगे और यूनाइट होने के बाद जिस कंपाउंड का वो फॉर्मेशन करेंगे उस कंपाउंड का हम नाम देंगे इट इज़ ए प्रोटीन।
तो हम लोगों ने ये जान लिया कि लिपिड किसकी बनी हुई है, इट इज़ मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, और प्रोटीन किसकी बनी हुई है, इट इज़ मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ये कार्बोहाइड्रेट भी जो इसका हम ब्रेक डाउन करेंगे तो लास्ट में आकर के वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट होंगी वो किसकी बनी है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज। तो हम लोगों ने जान लिया कि लिपिड क्या है, प्रोटीन क्या है और कार्बोहाइड्रेट क्या है। अब हम कह रहे हैं, यहाँ पे जब स्लाइड आप देख रहे हैं तो वहाँ सिर्फ लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखा हुआ है। अभी पता चल जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं लिखा हुआ है। अब फिर कहा जा रहा है कि जो लिपिड है, ये लिपिड 3 तरह की होंगी। एक हम लोग कहेंगे फॉस्फोलिपिड, दूसरा हम लोग कहेंगे ग्लाइकोलिपिड, और तीसरा हम लोग कहेंगे इट इज़ द कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स हैं वो मेनली 3 लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब लिपिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा तो उस समय कहेंगे इट इज़ फॉस्फोलिपिड। लिपिड के साथ जब ग्लाइकोजन ग्रुप, अब ये जो ग्लाइकोजन है इट इज ए कार्बोहाइड्रेट, तो जब लिपिड के साथ ग्लाइकोजन अटैच्ड हो जाएगा तब इसे कहेंगे इट इज ग्लाइकोलिपिड। और कोलेस्ट्रॉल है, यह एक स्टेरॉयडल कंपाउंड है, स्टेरॉइड्स है, और ये भी लिपिड्स के कैटेगरी में आती हैं। तो एक हमारा स्ट्रक्चर हो गया, दैट इज द कोलेस्ट्रॉल। मैं उम्मीद करता हूं कि कोलेस्ट्रॉल वर्ड आप पहले भी जरूर सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला केमिकल हम लोग जान लिए कि लिपिड है, प्रोटीन है, और ये जो लिपिड है वो कौन सा हमारा है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, और जो प्रोटीन है वो क्या हमारा है, इट इज द ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इस तरह से ये इनका केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब यूजुअली एक हम रफ आइडिया लेंगे तो किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 50% लिपिड्स होते हैं और 50% प्रोटीन्स होते हैं। ये स्टैंडर्ड नहीं है, एक एवरेज है। ये डिपेंड करेगा कि सेल हमारे बॉडी के किस पार्ट में है। जैसे सपोज करें कि मसल्स है तो वहाँ पे लिपिड और प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन होगा उसमें वेरिएशन होगा। लंग्स हैं, लंग्स का जो सेल होगा उस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड प्रोटीन का कंसंट्रेशन कुछ और होगा। मीन्स ये किसी में 45, 55 या 40, 60 या 49, 51 इस तरह का रेशियो होगा। तो हम कह सकते हैं कि रफ आइडिया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 50% लिपिड है और 50% प्रोटीन्स है। अब हम लोग इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से सभी को मालूम होगा कि व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया कि इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज एम्फीपैथिक और एम्फीफिलिक इन नेचर। देखिए 2 वर्ड है, एम्फीपैथिक एंड एम्फीफिलिक, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया उसका अब हम क्या कहेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज एम्फीपैथिक और एम्फीफिलिक इन नेचर। अब यहाँ वर्ड आया एम्फीपैथिक या एम्फीफिलिक। इस एम्फीपैथिक का क्या मतलब है या इस एम्फीफिलिक का क्या मतलब है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पैथिक के बारे में। तो पैथिक वर्ड देख सोचिए कहाँ से आ रहा है पैथिक वर्ड। तो पैथिक वर्ड हमारा किससे आ रहा है, पाथ। पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता, और इसी रास्ता से वर्ड क्या बन गया, इट इज द पैथिक। मीन्स वैसा केमिकल जो 2 रास्तों पे एक तरह से चल सकता हो, एक तरह से वहाँ पे वो मूव कर सकता हो, तब उसे हम कहेंगे पैथिक। जैसे एग्जाम्पल लें कि कोई एनिमल है, वो एनिमल लैंड पे भी सर्वाइव कर रहा है और वाटर में भी सर्वाइव कर जा रहा है, तब हम वैसे एनिमल कहते हैं इट इज़ एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब क्या हो गया कि जो दोनों मीडियम है, वाटर में भी और अर्थ में भी, 2 अपोजिट मीडियम है और दोनों अपोजिट मीडियम में जो एनिमल सर्वाइव कर गया तो उसे हम लोग कहेंगे इट इज़ द एम्फीबिया।
एम्फीबिया। यहाँ पे वर्ड का हम यूज़ कर रहे हैं एम्फीपैथिक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, मीन्स यहाँ में एम्फीपैथिक वर्ड का मतलब क्या हो गया कि वैसा मेम्ब्रेन या वैसा केमिकल, जो केमिकल कंपाउंड वाटर के साथ भी मिक्सेबल हो और जो केमिकल कंपाउंड लिपिड के साथ भी मिक्सेबल हो, तब हम उसे कहेंगे इट इज़ द एम्फीपैथिक इन नेचर। दूसरा वर्ड हम एम्फी इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ द एम्फीफिलिक। यहाँ वर्ड है एम्फी का मतलब हो गया टू और फिलिक का मतलब होता है लव। लव मीन्स कि जो दो चीज़ों के साथ इक्वल अफेक्शन रखता हो उसे कहेंगे फिलिक। फिलिक मतलब क्या हो गया, अफेक्शन। अफेक्शन होता है अट्रैक्शन, मीन्स कि जो दोनों को अट्रैक्ट कर सकता हो, मीन्स वाटर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हो और लिपिड को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हो, तब हम उसे कहेंगे इट इज़ द एम्फीफिलिक। फिलिक का मतलब क्या होता है, लव, या कह सकते हैं हम लोग अट्रैक्शन। तो चूंकि ये वाटर को भी अट्रैक्ट कर सकता है और लिपिड को भी अट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एम्फीफिलिक इन नेचर। तो हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स आर द फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, एंड प्रोटीन्स आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स। दीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज एम्फीपैथिक और एम्फीफिलिक इन नेचर। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि ऐसा क्या है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कि ये दोनों की तरफ दोनों के साथ मिक्स हो जा रहा है, दोनों को अट्रैक्ट कर ले रहा है, वाटर को भी और ऑयल या लिपिड को भी। देखिए, इसके लिए जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द फॉस्फोलिपिड। कि जो फॉस्फोलिपिड है, इसी फॉस्फोलिपिड के चलते प्लाज्मा मेम्ब्रेन एम्फीफिलिक है और एम्फीपैथिक है। अब हम लोग जानेंगे कि फॉस्फोलिपिड में ऐसा क्या क्वालिटी है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्फीफिलिक प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहा है। अभी हम लोगों ने स्टडी किया कि जो लिपिड्स हैं, ये लिपिड्स फैटी एसिड्स की बनी होती हैं। फैटी एसिड्स एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है। सपोज क्या कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, इट इज़ द फैटी एसिड्स। और चूंकि ये फैटी एसिड्स से लिपिड बनता है, तो फैटी एसिड्स क्या हो गया, इट इज़ लिपोफिलिक, मीन्स ये लिपिड को लव करने वाला कंपाउंड है। मीन्स ये फैटी एसिड बहुत आसानी से लिपिड के साथ मिक्स हो जाएगा। दूसरा कहा जा रहा है कि इसके साथ फॉस्फेट अटैच्ड है, मीन्स ये जो हमारी जो फैटी एसिड है वो फैटी एसिड किसके साथ अटैच है, तो दैट इज द फॉस्फेट, मीन्स फॉस्फेट ग्रुप से अटैच्ड है। तो अब चूंकि ये फॉस्फेट और जो ये फॉस्फेट ग्रुप है, इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया, जो वाटर को लव कर रहा हो, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। तो अब क्या हो गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कंपाउंड है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के अंदर दोनों एक है पोलर ग्रुप कहेंगे, मीन्स वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और दूसरा हमारा नॉन पोलर ग्रुप हो गया जो कि नॉन पोलर कंपाउंड या लिपिड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और इसके चलते प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के साथ मिक्सेबल हो जाती हैं, वाटर के साथ भी और लिपिड के साथ भी, और इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एम्फीफिलिक और एम्फीपैथिक। अभी हम लोगों ने ये स्टडी किया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह एक आउटर बाउंड्री है, आउटर लेयर है, किसका, तो किसी भी सेल का, किसी भी सेल एनिमल सेल्स का आउटर मेम्ब्रेन है। अब हम जब इस डायग्राम को देख रहे हैं तो हम लोग ऐसा लग रहा है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लेयर है और उस लेयर के अंदर सारी सेल कंस्टिट्यूएंट्स इनक्लोज्ड है, इसके अंदर पैक्ड है। लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप से डिटेल स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज डबल लेयर्ड, मीन्स ये सिंगल लेयर्ड नहीं होती हैं, इट इज ए डबल लेयर्ड। तो अब हमारी डेफिनेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या हो गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एम्फीपैथिक और एम्फीफिलिक इन नेचर, एंड इट इज ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया, हमारा डबल लेयर मेम्ब्रेन हो गया। अब देखिए इस डबल लेयर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आइए हम लोग प्लेन स्लाइड पे देखते हैं इसको कि इसका डबल लेयर कैसा होगा। जैसे अभी हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि जो हमारी है कि इसके अंदर ये हमारी फॉस्फोलिपिड्स हैं, दीज आर द फॉस्फोलिपिड्स, दीज आर द फॉस्फोलिपिड्स। और ये एक सपोज करके हमारा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने ये पोर्शन लिया और इस पोर्शन या हम लोगों ने ये पोर्शन लिया और इस पोर्शन का हम डायग्राम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस पोर्शन का डायग्राम, ये हमारी ये पोर्शन है, इस पोर्शन का डायग्राम हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि एक लेयर है वो फैटी, हम लोग को मालूम है फैटी एसिड्स है, तो ये हमारा फैटी एसिड्स है, ये हमारी फैटी एसिड्स हैं, ये हमारी फैटी एसिड्स है और ये फैटी एसिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक लेयर को फॉर्म कर रहा है। फिर जो दूसरा लेयर होगा वो दूसरा लेयर इसके नीचे होगा, ये हमारी फैटी एसिड्स हैं, ये हमारी फैटी एसिड्स हैं, ये हमारी फैटी एसिड्स हैं, ये हमारी फैटी एसिड्स हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे कि ये दो लेयर हो गई, एक अपर लेयर हो गई और एक लोअर लेयर हो गई। तो इस तरह से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड होंगे। अब थोड़ा हम अपने बॉडी पर ध्यान देते हैं। जैसे सपोज क्या होता है कि कोई भी सेल हो, उस सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो आउटर पोर्शन है, ये आउटर पोर्शन हमेशा एक्वस लेयर के साथ कनेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए हमारा माउथ है, माउथ के अंदर स्लाइवा है, इस माउथ के अंदर म्यूकस है। तो म्यूकस क्या है? इट इज़ वाटरी इन नेचर, मीन्स कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल्स की वो किससे कॉन्टैक्ट में है? तो इट इज़ इन कॉन्टैक्ट ऑफ द एक्वस नेचर या वाटरी लेयर। और इस सेल के अंदर फिर क्या हम देख रहे हैं कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है दैट इज ऑल्सो ए लिक्विड, इट इज ऑल्सो ए वाटर सॉल्यूशन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनर पोर्शन है, ये इनर पोर्शन भी किससे कांटेक्ट में है? तो ये वाटर के कांटेक्ट में है। अब देखिए अब क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं अपने, अब हम लोग ये जो हम लोगों ने डायग्राम बना रखा है इस डायग्राम से स्टडी करते हैं। हमने क्या स्टडी किया कि हमारे पास लेयर है, आउटर लेयर हो गई ये, और ये हमारे पास इनर लेयर हो गया। आउटर लेयर के पास यहाँ पर भी वाटर है और इनर लेयर के पास भी वाटर है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो फॉस्फोलिपिड का जो पोलर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो किधर को होगा? टुवार्ड्स द वाटर। इसका फॉस्फेट किधर को होगा? टुवार्ड्स द वाटर। और जो आयली लेयर होगा वो क्या होगा? इनर साइड होगा। मीन्स कि जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर पोर्शन है दैट विल द पोलर पार्ट होगा और जो इनर पोर्शन होगा दैट विल बी द आयली पार्ट। तो हम लोगों ने ये क्या देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड है और चूंकि इसके अंदर दोनों चीज़ें पाई गई, फैटी एसिड्स भी पाई गई और पोलर कंपाउंड भी पाई गई, इसलिए इट इज़ एम्फीपैथी इन नेचर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से एम्फीपैथिक या एम्फीफिलिक के रूप में काम करता है। अब हम इस डायग्राम देखते हैं कि डबल, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए डबल लेयर्ड, और किसका बना हुआ है? तो एम्फीफिलिक फॉस्फोलिपिड्स का। और ये जो लिपोफिलिक है वो नॉन पोलर है। जो फॉस्फोलिपिड का लिपोफिलिक पार्ट है, मीन जो फैटी एसिड पार्ट है वो नॉन पोलर है। और जो लिपोफोबिक पार्ट है, लिपोफोबिक मतलब कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वो क्या हमारा है? वो आउटर लेयर है। और जो बोथ साइड है मेम्ब्रेन फेस द एक्वस इन्वायरमेंट। तो हम लोगों ने ये स्टडी कर लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। अब हम इस डायग्राम में देख से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जो यहाँ पे हम देख रहे हैं दीज आर द पोलर ग्रुप पे, दीज आर द फॉस्फेट ग्रुप पे, जो कि हमारी आउटर पोर्शन है। दीज आर द फॉस्फेट ग्रुप। जो आप राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारी छवि क्या है? दीज आर द फॉस्फेट। और जो अंदर की तरफ आप देख रहे हैं ये अंदर जो स्ट्रक्चर है दीज आर द फैटी एसिड्स। और ये जो फैटी एसिड्स हैं, जो फैटी लेयर है वो बीच में आ गए। इसके अलावा हम लोगों ने ये तो जान लिया कि इसके अंदर फॉस्फोलिपिड पाई जाती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने और स्टडी किया था कि इसके अंदर ग्लाइकोलिपिड भी पाई जाती हैं या इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। तो आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स का, यहाँ पे देखिए कि जो ये स्ट्रक्चर है दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन, ये स्ट्रक्चर है दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन, ये स्ट्रक्चर है दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन। ये प्रोटीनस इन नेचर है। अब जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्लाइकोप्रोटीन्स तो ऐसी होंगी जो ग्लाइकोप्रोटीन आउटर सरफेस पे पाई जाएंगी। ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ पाई जा रही हैं? आउटर सरफेस पे। ये हमारी ग्लाइकोप्रोटीन है, ये आउटर सरफेस से पाई जाएंगी। तब हम इसका नाम देंगे इट इज पेरीफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंजिक प्रोटीन, जो आउटर सरफेस पे है। यदि कोई प्रोटीन ऐसा है जो प्रोटीन
इन सेल्स के बीच में है, मीन्स आउटर में नहीं है, ये अंदर इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब बीच में है, तब इसे कहेंगे इट इज द इंटीग्रल प्रोटीन और इट इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन। आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि इट इज ए इंटीग्रल प्रोटीन और इट इज ए इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये जो इसके अलावा हम लोगों ने ये एक और स्टडी किया था कि इसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स पाई जाती हैं, तो ये आप देख रहे हैं दीज आर द ग्लाइकोलिपिड्स। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आप बीच में जो स्पेस देख रहे हैं ये दिस इज कॉल्ड प्रोटीन चैनल्स। प्रोटीन चैनल्स मतलब क्या हो गया कि दो प्रोटीन्स हैं और दोनों प्रोटीन्स के बीच में एक एम्प्टी स्पेस बन गई, एक पोर्स बन गई, तब हमने उसका क्या नाम दिया, इट इज ए प्रोटीन चैनल। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कंटिन्यूअस शीट नहीं है, इसके बीच में छोटे छोटे पोर्स हैं जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं। इस पोर्स का क्या काम है और बाद में स्टडी करेंगे, अभी सिर्फ इतना जान लें कि इसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे और ये जो पोर्स होंगे वो किससे बन रही हैं, तो प्रोटीन से बन रही हैं, और इसलिए हमने इसका क्या नाम देंगे, इट इज द प्रोटीन चैनल्स। तब जान गए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सा आसान हो गया कि लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती हैं। जो लिपिड्स हैं हमारी ग्लाइकोलिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स हैं और कोलेस्ट्रॉल है, और जो प्रोटीन है इट इज़ द ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ जो ग्लाइको वर्ड है इट इज़ फॉर द ग्लाइकोजेन, और ग्लाइकोजेन क्या होता है, इट इज़ ए कार्बोहाइड्रेट, मीन्स जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को हमारी बॉडी स्टोर करती है एनिमल, तो उससे हम कहेंगे ग्लाइकोजेन। यदि यही चीज़ उस बाद में स्टडी करें, हम ये समझ गए कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था हम लोगों ने जान लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि एक आउटर वॉल है, एक आउटर बाउंड्री है जो कि सेलुलर कंस्टिट्यूएंट को अपने अंदर होल्ड करती है। तो पहला तो फंक्शन हो गया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को एक शेप देती हैं और वो उस शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प टू मेंटेन शेप ऑफ द सेल। दूसरा क्या हो गया कि इट होल्ड्स साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स, कि जो साइटोप्लाज्म या सेल का जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो किसके अंदर बंद है, इट इज इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर क्या हो गया कि इट प्रोटेक्ट्स द सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स, की जो सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को ये प्रोटेक्ट भी करती हैं। तो पहला क्या हो गया शेप, दूसरा क्या हो गया इट होल्ड्स द कंटेंट, और तीसरा क्या हो गया इट प्रोटेक्ट्स द कंटेंट। नेक्स्ट फंक्शन, फोर्थ फंक्शन क्या हो गया कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री है। जैसे सपोज करें कि आप किसी शहर में जाते होंगे तो वहाँ एक बाउंड्री होगी और उस बाउंड्री पे जहाँ पे एंट्रेंस होती है वहाँ पे पुलिसमैन स्टैंड खड़े होते हैं, और कोई भी अनसोशल एलिमेंट यदि उस शहर के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसे रिकॉग्नाइज करती है और उनको रोक लेती है कि आप शहर में एंटर नहीं करेंगे, या उनकी तहकीकात करती हैं। ठीक इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई एक्स्ट्रा सेलुलर कंस्टिट्यूएंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर कंस्टिट्यूएंट मतलब कि सेल के बाहर का कोई कंस्टिट्यूएंट है और वो कंस्टिट्यूएंट सेल के अंदर एंटर करना चाह रहा है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको चेक करेगी कि ये सेलुलर कंस्टिट्यूएंट हमारे सेल के अंदर यूजफुल है या नहीं है। यदि वो यूजफुल होगी तब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अंदर आने अलाउ करेगी, यदि वो यूजफुल नहीं होगी तो उसको अंदर आने से वो रोक देगी। ठीक इसी तरह से सपोज करें कि कोई कंस्टिट्यूएंट सेल के अंदर है और वो अनवांटेड है, उसको जेल भेजना है, उसको है कि अपने घर के अंदर नहीं रखना है, शहर के अंदर नहीं रखना है, शहर से बाहर कर देना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको अलाउ करेगी कि वो सेल से बाहर को निकल जाए। इसे कहेंगे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। यदि अंदर कोई एंटर कर रहा है तो एंडोसाइटोसिस, एंडो मीन्स अंदर और साइटोसिस मीन्स सेल के अंदर, की सेल के अंदर कुछ जा रहा है, और जब बाहर हो गया तो कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मीन्स कि सेल के अंदर है और सेल से वो बाहर को जा रहा है, तो उसे कहेंगे इट इज द एक्सोसाइटोसिस। तभी तक हमने चार फंक्शन पढ़ा कि इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, इट होल्ड्स द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, इट प्रोटेक्ट्स द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, it control movement of molecules from the outside to inside and from the inside to outside.
तो ये फंक्शन हमने जान लिया। नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि ये जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी ये हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक एनक्लोज्ड मेम्ब्रेन है। मीन्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया कि इसकी जो सेलुलर कंस्टिट्यूएंट है, जो इनसाइड जो कंस्टिट्यूएंट है, वो बाहर के कंस्टिट्यूएंट से सेपरेट कर रही हैं। और किसके द्वारा सेपरेट हो रही हैं? तो बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। की अंदर भी लिक्विड पोर्शन है, बाहर भी लिक्विड पोर्शन है, और इन दोनों को पोर्शन को सेपरेट कौन कर रहा है? तो इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको सेपरेट कर रही है। मीन्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कंपार्टमेंट बना रही है, एक इंडिपेंडेंट कंपार्टमेंट बना रही है, जिसका अपना इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं और वो किसी और के द्वारा कंट्रोल नहीं होती। वो खुद अपने सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। और जब इस तरह का प्रोसेस होता है तो उसे कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन, कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रोसीजर को फॉलो करती हैं, कंपार्टमेंट्स को डेवलप करती हैं। इतना ही नहीं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेलुलर कंस्टिट्यूएंट है, ये सपोज करिए जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर कोई सेलुलर कंस्टिट्यूएंट है, तो उन सेलुलर कंस्टिट्यूएंट को भी ये एक दूसरे से सेपरेट करती हैं। और वो सेपरेट कौन करेगा? दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इट ऑल्सो वर्क एट द सब कंपार्टमेंटलाइजेशन। पहला काम क्या हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट कर रही हैं, और दूसरा क्या हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के अंदर कंस्टिट्यूएंट है, ऑर्गेनेल्स है या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उन कंस्टिट्यूएंट्स को भी एक दूसरे से सेपरेट कर रही हैं। तो एक कंपार्टमेंटलाइजेशन का काम भी करती हैं और ये सब कंपार्टमेंटलाइजेशन का काम भी करती हैं। फिर कहा गया आपको, यहाँ पे हमने क्या देखा कि इनकॉम्पेटेबिलिटी, जहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं की एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, क्या वर्ड है यहाँ पे? एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कॉम्पेटेबल एंड इनकॉम्पेटेबल मटेरियल। कॉम्पेटेबल मतलब मीन्स कि जो ऐसा सब्सटेंस जो हमारे सेल के लिए यूजफुल है उसे कहेंगे ये कॉम्पेटेबल सब्सटेंस है, और ऐसा सब्सटेंस जो हमारे सेल के लिए हार्मफुल है उसे हम क्या कहेंगे? इट इज इनकॉम्पेटेबल सब्सटेंस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा सब्सटेंस कॉम्पेटेबल है और कौन सा सब्सटेंस इनकॉम्पेटेबल है। यदि वो कॉम्पेटेबल है तो उसको सेल के अंदर सेल के अंदर उसकी एंट्री अलाउ होगी, और यदि वो इनकॉम्पेटेबल है तो उसको वो सेल से बाहर को निकाल दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कहा जा रहा है कि जो ये मूवमेंट हो रही है, हमने क्या स्टडी किया कि मटेरियल की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और हमने नाम दिया इनसाइड आ रही है, क्या कहेंगे? इट इज द एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। और बाहर जो जा रही है उसे लोग क्या कहेंगे? इट इज द एक्सोसाइटोसिस। तो ये जो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, ये डिफरेंट प्रोसीजर्स से होता है, और उन प्रोसीजर्स का नाम है, जब उनका मैकेनिज्म से देखेंगे तो इसे हम कहेंगे इट बाय द ऑस्मोसिस, by the passive diffusion or by the active transport. Osmosis, passive diffusion and active transport. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने +2 में ऑस्मोसिस वर्ड पढ़ा होगा। दैट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स इन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरा हो गया पैसिव डिफ्यूजन। जब हम वर्ड यूज करते हैं पैसिव डिफ्यूजन, इसका मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तब हम इसे कहेंगे इट इज द पैसिव डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूज होना, डिफ्यूज होना मतलब फैल जाना। और कैसे फैल रहा है? तो फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तब हम उसे कहेंगे इट इज द पैसिव डिफ्यूजन। दूसरा वर्ड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या हो गया कि ऐसा डिफ्यूज, कोई ऐसा इनकॉम्पेटेबल मटेरियल है या ऐसा कॉम्पेटेबल मटेरियल है कि जो ना तो ऑस्मोसिस के थ्रू वो सेल के अंदर एंटर कर पा रहा है और न ही वो ऑस्मोसिस के थ्रू सेल से बाहर निकल पा रहा है, या न तो वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर एंटर कर पा रहा है और न ही वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू सेल के बाहर जा पा रहा है, लेकिन उसकी हमारे सेल्स को आवश्यकता है। तो वहाँ पर जो वर्ड यूज होगा दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बाय यूजिंग द
एनर्जी। अब हम लोग जब ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं हो रहा है, अपने आप मूव हो रही है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पैसिव डिफ्यूजन है तो यहाँ पर भी कोई एनर्जी यूज नहीं हो रहा है, अपने आप मूव हो रही है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन सपोज करो कि ऐसा कंपोनेंट आ गया जिसकी मूवमेंट नहीं हो पा रही है बाय द ऑस्मोसिस या बाय द पैसिव डिफ्यूजन, तो वहाँ पे जो सेल होगा वो एक एनर्जी यूज करेगा और एनर्जी यूज करके उस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा आइदर फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड और फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ एंजाइम्स भी पाई जाती हैं और ये एंजाइम्स बायोकेमिकल रिएक्शंस भी प्रोड्यूस करती हैं। दूसरा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जैसे सपोज करो कि दो सेल्स हैं तो दोनों सेल एक दूसरे से यूनाइट, दोनों सेल एक दूसरे से ज्वाइंट है, बहुत सारे सेल्स हैं, सारे सेल्स एक दूसरे से ज्वाइंट हैं। तो ये जो ज्वाइंट होंगी वो किसके थ्रू होंगी? तो थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यदि वो नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स समझ रहे होंगे कि वैसा सेल जिस सेल्स के थ्रू मैसेज मूव कर रहा है फ्रॉम ब्रेन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी और फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ बॉडी टू ब्रेन, तब हम उस तरह के सेल को क्या कहते हैं? नर्व सेल्स। तो वहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं वो इन नर्व्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करती हैं, मीन्स इम्पल्स के ट्रांसमिशन। इम्पल्स ट्रांसमिशन मीन्स कि मूवमेंट ऑफ मैसेज फ्रॉम द ऑर्गन टू द ब्रेन। ये जो मैसेज मूव हो रही हैं वो किसके थ्रू मूव होंगी? तो थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व सेल्स। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, इट होल्ड्स द सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स, इट प्रोटेक्ट द सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स, इट कॉज कंपार्टमेंटलाइजेशन, दैट इज इट सेपरेट वन सेल फ्रॉम द अदर सेल, इट ऑल्सो कॉज सब कंपार्टमेंटलाइजेशन, दैट इज इट सेपरेट वन ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल फ्रॉम द अदर ऑर्गेनेल्स। Plasma membrane identify compatible and incompatible material and allow their movement either from the inside cell to outside cell or from the outside cell to the inside cell by the process osmosis, passive diffusion और active ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा आपको बताया गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स भी पाई जाती हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करती हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने में भी हेल्प करती हैं फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से ज्वाइंट करने में भी हेल्प करती हैं। इसके अलावा एक बात और बताया जा रहा है जो अभी हम लोग डिस्कस नहीं किया, दैट इज अबाउट द एंटीजन। क्या कभी इससे पहले आपने एंटीजन वर्ड सुना? लग रहा है कि नहीं सुना होगा, या यदि आपने बायोलॉजी से कर रखा है +2 तो एंटीजन वर्ड आपने सुना होगा इम्यूनिटी चैप्टर में। तो ये हमारे जो ब्लड के अंदर आरबीसी होती हैं, मींस रेड ब्लड सेल्स है, या जो ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स कह सकते हैं या रेड ब्लड सेल्स हैं, उस रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक केमिकल पाई जाती है जिससे हम लोग कहते हैं इट इज एंटीजन और इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ही अपने आप को लिमिट रखते हैं, हमें थोड़ी ज़्यादा हो गई। अगले क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द साइटोप्लाज्म कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म का क्या स्ट्रक्चर है और साइटोप्लाज्म को हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी पॉइंट्स आपको समझ में आ गई होंगी, सारा टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखें। यदि आप सेटिस्फाइड हैं तब भी अपना सेटिस्फैक्शन भी लिखें ताकि मुझे एक फीडबैक मिलता रहे कि मैं जो ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ वो आपके लिए यूज़फुल है और उससे मैं आगे को और बनाने में मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर रिमेनिंग विथ मी फॉर सच ए लॉन्ग ड्यूरेशन। थैंक्स अ लॉट।